नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम A to Z में। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम की डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो क्रोमोजोम जो होते हैं उस क्रोमोजोम में ये भाग पाए जाते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला पार्ट होता है इसका क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या होता है अभी हम डायग्रामेटिकली उसको देखेंगे। क्रोमोनेमा, ठीक है। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, NOR यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड क्या होता है, टेलोमियर क्या होती है और सैटेलाइट क्या होता है। तो इसको हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहली बात हमें समझते हैं कि जो क्रोमोजोम होता है उस क्रोमोजोम में निम्न भाग पाए जाते हैं। क्या क्या भाग पाए जाते हैं? नंबर 1 क्रोमेटिड, नंबर 2 जो है क्रोमोनेमा, नंबर 3 सेंट्रोमियर, नंबर 4 जो है वो है NOR, ठीक है। नंबर 5 पे आएगा हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, नंबर 6 पे बात करेंगे हम टेलोमियर के, नंबर 7 पे होगा हमारा सैटेलाइट। तो इस तरह से 7 भाग पाए जाते हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा भाग जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप चाहे तो आप भी जो है ये डायग्राम अपना ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर डिटेल स्ट्रक्चर पूछता है क्रोमोसोम की तो फिर आपको ये डायग्राम जो है वहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो डायग्राम बना रहा हूँ वो थोड़ा सा किताब से या बुक्स के अंदर या आपने जहाँ भी देखा होगा वहाँ से थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि इसे हमें समझना है और याद रखने के लिए मैं इस डायग्राम को एकदम से बना रहा हूँ लंबा, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग वे में इसको मैंने प्रिपेयर किया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला जो भाग होता है ये कहलाता है इसका टेलोमियर। क्या कहलाता है ये? टेलोमियर, ठीक है। ये वाला भाग जो कहलाता है ये होता है इसका टेलोमियर पार्ट, ठीक है। ये वाला पोर्शन तो यहाँ पर है ये टेलोमियर। एक एक का नाम हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर से चल रहे हैं हम, तो ये है यहाँ पर टेलोमियर। टेलोमियर के बाद में यहाँ पर ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेकंड इसको हम बोलेंगे आगे चलकर, ये रहा आपका। इसके बाद में यहाँ आ जाते हैं हम, तो ये है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। ये है आपका सेंट्रोमियर। और यहाँ आ जाते हैं हम, तो ये वाला भाग कहलाता है NOR। NOR बोले हम, या फिर इसको बोले हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, ठीक है। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका सैटेलाइट, ठीक है। क्या कहलाता है जी? सैटेलाइट। तो ये इस तरह से इसके कुछ पोर्शन होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है DNA प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ये जो DNA होता है वो इस तरह से यहाँ पर जो है स्थित होता है इसके अंदर। तो ये डबल स्टैंडर्ड DNA जो है यहाँ पर हम बना देते हैं इसको इस तरीके से। तो ये पूरा क्रोमोसोम जो होता है वो DNA का ही बना होता है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है, तो इसको दोबारा से एक बार फिर से हम घुमा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये चलिए, अब ये जो बाहर जो होता है इसके बाहर की तरफ में इसको बोला जाता है पेलिकल। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा, इसके अंदर ये पेलिकल होती है और यहाँ पर ये होता है मैट्रिक्स, ठीक है। और ये कहलाता है आपका क्रोमोनीमेटा। जो DNA होता है इसके अंदर उसे बोलते हैं हम क्रोमोनीमेटा। ये आएगा नहीं यहाँ पर, दोबारा से लिखते हैं इसको हम क्रोमोनीमेटा, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका नाम क्रोमोनीमेटा, ठीक है। तो ये है क्रोमोनीमेटा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है हमारे DNA की, और इसे हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्रोमेटिड। अच्छा, क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड जो होता है ये अर्ध गुणसूत्र होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसे दो जुड़े हुए होते हैं, तो ये पूरा एक क्या है? क्रोमेटिड ही है। ये पूरा एक क्या है? क्रोमेटिड, ठीक है। ये क्रोमेटिड है। और इस क्रोमेटिड के साथ में एक और जुड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं, पूरा मिलाकर दो होते हैं तो दोनों को बोला जाता है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम एक क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर भी अगर पढ़ेंगे तो फिर हमें सारे जो गुणसूत्र है उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चल जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक क्रोमेटिड जो होता है, दो क्रोमेटिड जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं आपस में और बनाते हैं आपका क्रोमोसोम, ठीक है।
तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट डाल लेते हैं क्रोमेटिड का। क्रोमेटिड जो होता है वो क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर पॉइंट हम डाल लेते हैं क्रोमेटिड। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर क्रोमेटिड। ठीक है जी, चलिए तो ये मैं यहाँ डाल देता हूँ क्रोमेटिड कैसा होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड है क्या। ठीक है, तो क्रोमेटिड जो होता है, जो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होता है वो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इस चीज को। एट मेटाफेज स्टेज, एट मेटाफेज, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ टू thread like structure, two thread like structure, thread like structure, structure which is called chromatid। उसे क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिड बोलते हैं। समझ में आया बात। ये इस तरह के दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ये जो है आपका क्रोमोसोम बना होता है। एक स्ट्रक्चर ये होती है और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरीके से होती है। तो ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड तो ये हो गया इसका, एक क्रोमेटिड तो ये हो गया और दूसरा क्रोमेटिड इसका ये हो गया। ठीक है, तो एक गुणसूत्र के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं। क्रोमेटिड को हिंदी में बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। तो ये आधा गुणसूत्र है और आधा गुणसूत्र ये है। ठीक है, बात समझ में आए। तो ये जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें ये दो जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये कहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये जुड़े हुए होते हैं कहाँ पर, सेंट्रोमियर पर। ठीक है, क्रोमेटिड्स आर joined together at सेंट्रोमियर। ठीक है, कहाँ जुड़े हुए होते हैं, सेंट्रोमियर पर। तो ये जो सेंट्रोमियर वाला भाग है यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस सेंट्रोमियर पर ये जुड़े हुए हैं। समझ में आया बात। ठीक है, ये सेपरेट कब होते हैं ये हमने बात कर ली थी। ये सेपरेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं कब, एनाफेज अवस्था में। कौन सी स्टेज में, एनाफेज स्टेज के अंदर सेपरेशन होता है इनका, एनाफेज स्टेज के अंदर। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, इनको लेकर कौन जाता है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, दे कैरी बाय स्पिंडल फाइबर। ठीक है, किसके द्वारा लेके जाया जाता है इनको, स्पिंडल फाइबर के द्वारा। ठीक है, ऑन द अपोजिट पोल, ऑन द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, जो अलग अलग पोल होते हैं, जो दो ध्रुव होते हैं सेल के अंदर, उनके ऊपर ले जाया जाता है। ठीक है, अब ये जो क्रोमेटिड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड और एक होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक तो कैसा होता है, सिस्टर क्रोमेटिड होता है, एक होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दो तरह के क्रोमेटिड होते हैं यहाँ पर। एक होता है यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, और एक होता है नंबर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या होता है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पॉइंट डाल लेते हैं हम यहाँ पर सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो होगी हमारे किसकी, सिस्टर क्रोमेटिड की। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड की। एक बार इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार है हमारे पास में। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी करेंगे, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड की। तो नंबर एक पॉइंट डाल लेते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब देखिए जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो क्या होता है और किस तरह का होता है। तो जो मियोसिस होता है उस समय क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट होता है। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस जो भी होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट होता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन कहाँ होता है, इस स्टेज में होता है। तो ये दो समान प्रकार की कॉपियां बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है देखिए, पहले हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो सिस्टर क्रोमेटिड होता है
एट स्टार्ट ऑफ डिवीजन या मियोसिस माइटोसिस, तो यहाँ हम लिख देते हैं मियोसिस, ठीक है। मियोसिस, ईच क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं, ईच क्रोमोसोम इज रेप्लिकेट रेप्लिकेट का कब होता है? एट एस फेज, ठीक है ना, एस फेज के अंदर वो रेप्लिकेट होता है, ठीक है। एंड मेक टू आइडेंटिकल कॉपीज, ठीक है। दो आइडेंटिकल कॉपीज को वो बनाता है, टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए की दो समान कॉपी वो बनाता है जब वो एस फेज में रेप्लिकेट होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है अटैच्ड होती है, ठीक है। दीज आर अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, इसके ऊपर सेंट्रोमियर के ऊपर अटैच होती है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं हम? इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे हम? सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। कैसा होता है देखते हैं एक बार, सिस्टर क्रोमेटिड कैसे बनता है ये हम समझते हैं। देखिए ये जो है मान लेते हैं न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पर ये एक डीएनए का पोर्शन है, या ये सिंपल सा एक डीएनए है, ये इस तरीके से मान लेते हैं हम। यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जब एस स्टेज आएगी तो ये कॉपी बनाएगा अपनी, तो कॉपी बनाएगा तो दो हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? ये दो हो जाएंगे। अब ये दोनों जो है आपस में नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसके अंदर ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। किसके ऊपर? जब रेप्लिकेशन होने के बाद में ये आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ ये एस फेज है, और इस एस फेज के अंदर क्या हुआ है? रेप्लिकेशन हुआ है, और इस रेप्लिकेशन से यहाँ पर क्या बन गया है? आपका सिस्टर क्रोमेटिड बन गया है। क्या बन गया? सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड बन गया किसके द्वारा? रेप्लिकेशन के द्वारा। तो ये तो होता है सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। दूसरा होगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सेकंड जो है वो है हमारे पास में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नंबर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है ये क्या होता है इसको देखते हैं हम। तो देखो जैसे कि ये क्रोमोसोम तो हमारे पास में यहाँ पर ये हमने बनाया अभी जो था, इस तरह से बना देते हैं दोबारा से। ये क्रोमोसोम हमारा बन के तैयार हो गया है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी। एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये है, और एक क्रोमेटिड ये है, दो क्रोमेटिड है। इसी तरह से यहाँ पर एक और दूसरा जो है हमारे पास में एक क्रोमेटिड और एक क्रोमोसोम और बनाते हैं हम इसी तरह तरीके का, ठीक है। तो ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो दो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस है। तो ये दोनों तो क्या है? सिस्टर हैं। ये दोनों क्या है? आपस में सिस्टर हैं, ठीक है। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी क्या है? सिस्टर है, और ये भी क्या है? सिस्टर है। आपस में एक दूसरे के ये सिस्टर है, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे की कॉपी, ये इसी का कॉपी ये है, इसी का कॉपी ये है। लेकिन ये दोनों आपस में सिस्टर नहीं है, तो ये दोनों कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलेंगे हम? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। मतलब ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड दोनों आपस में सिस्टर नहीं है, तो ये नॉन सिस्टर कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी नॉन सिस्टर है, ये वाला और ये वाला भी नॉन सिस्टर है। तो ऐसे क्रोमेटिड कहलाते हैं नॉन सिस्टर, ठीक है। अब ये जो होते हैं दो क्रोमेटिड है, दोनों कैसे हैं? होमोलोगस है। ये भी होमोलोगस है, होमोलोगस। तो ये दोनों होमोलोगस है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों क्या है? होमोलोगस है, होमोलोगस, ठीक है। मतलब ये समजात है, ये तो समजात है, लेकिन ये नॉन सिस्टर है। नॉन सिस्टर इसलिए बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर हो सकता है ये क्रोमोसोम नंबर 1 मान लेते हैं इसको हम, और इसको मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 2,
ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो है, जब उसका रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन से उसने क्या किया, एक क्रोमोसोम नंबर 1 का एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड इस तरह से तैयार किया। ठीक है। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर का दूसरा क्रोमेटिड, क्रोमोसोम नंबर का दूसरा क्रोमेटिड इस तरह से तैयार किया। तो ये क्या है, होमोलोगस तो है लेकिन क्या है, ये नॉन सिस्टर है। समझ में आ रही बात। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो दो क्रोमेटिड होते हैं, टू होमोलोगस क्रोमोसोम के, उन्हें कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। टू टू क्रोमेटिड टू क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, जैसे ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। ये ध्यान रखना, टू क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर known as are known as known sister chromatid, known sister chromatid। ये ध्यान रख लेना है हमें। ठीक है। ये दोनों तो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होंगे। ठीक है ना। अब ये जो दोनों हैं, इनमें से एक क्रोमेटिड जो होता है वो फादर से आता है। ठीक है। और एक क्रोमेटिड जो होता है वो मदर से आता है। ठीक है, प्रोजेनी के अंदर। इनमें से जो एक क्रोमेटिड होता है वो फादर से आता है। इन दीज इन दीज इनके अंदर, ये दोनों हैं, दोनों के अंदर इन दीज वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड कम फ्रॉम फादर कम फ्रॉम फादर। ठीक है। और जो दूसरा होता है वन कम फ्रॉम मदर। ठीक है। दूसरा कहाँ से आया है, मदर से। इन द प्रोजेनी इन द प्रोजेनी। ठीक है। बात समझ में आई है कि ये जो क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड में एक क्रोमोसोम तो कहाँ से आया है अपने पास में, ये मान लेते हैं कि ये फादर से आया है और ये आया है मदर से। तो ये फादर के क्रोमोसोम की कॉपी है और ये मदर के क्रोमोसोम की कॉपी है। ठीक है। चाहे ये एक नंबर हो सकता है, दो नंबर हो सकता है, ये दोनों ही एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिला है हमें किससे, फादर से, और एक मिला है हमें किससे, मदर से। तो एक पेरेंट अलग है, इसका इसका पेरेंट अलग है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर है। ठीक है, बात समझ में। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की कॉपी हो गई, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। आपस में मतलब ये इस मदर वाले क्रोमोसोम की यहाँ पर क्या हुई है, कॉपी हुई है। यहाँ पर ये फादर वाले क्रोमोसोम की क्या हुई है, कॉपी हुई है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है, ये फादर से या मदर से आने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो यहाँ पर एक पोर्शन जो होता है वो फादर से प्राप्त होता है, एक पोर्शन जो होता है वो मदर से प्राप्त होता है, सेम क्रोमोसोम का। ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर बात। चलिए, तो हमने देखा कि जो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है और एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा क्रोमोनेमा। ठीक है। देखो, पहला टॉपिक क्या है हमारा, यहाँ पर हमने पढ़ा क्रोमेटिड। ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या होगा हमारा, क्रोमेटिड के बाद में क्रोमोनेमा। सेकंड टॉपिक क्या होगा, क्रोमोनेमा। तो नंबर दो टॉपिक डाल लीजिए यहाँ पर। सेकंड नंबर टॉपिक क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा। ठीक है। अब ये क्रोमोनेमा क्या होता है, क्रोमोनेमा क्या होता है कि जो प्रोफेज अवस्था होती है, या मान के चले हम इंटरफेज अवस्था, जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो विजिबल होता है। ठीक है। एक थिन फिलामेंट में, मतलब बिल्कुल पतला सा नजर आता है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। ठीक है। जो कि क्रोमेटिड को रिप्रेजेंट करेगा, बाद की जो स्टेज होगी उनके अंदर एक कंडेंस होगा और बाद में ये क्या बनाएगा, क्रोमेटिड बनाएगा। ठीक है। तो जो क्रोमोनेमा होता है, क्रोमोनेमा हम कहाँ कहते हैं, क्रोमोनेमा हम कहते हैं कि ये जो हमारी सेल का न्यूक्लियस होता है, इस सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए इस तरह से पड़ा हुआ होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमा बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, क्रोमोनेमा।
क्रोमोनेमा, ठीक है। इसे कहा जाता है क्रोमोनेमा या क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा, ठीक है, क्रोमोनीमेटा। ध्यान रखना ये दो चीजें, क्रोमोनेमा या क्रोमोनीमेटा। तो क्रोमोनेमा क्या होता है? क्रोमोनेमा जो होता है जो प्रोफेज अवस्था होती है उससे पहले की बात करेंगे हम यहाँ पर, प्रोफेज से पहले, ठीक है, प्रोफेज से पहले और इंटरफेज अवस्था के दौरान, मतलब इंटरफेज या प्रोफेज के दौरान। इंटरफेज, एक तो इंटरफेजिक न्यूक्लियस में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है, इंटरफेज के अंदर, या फिर हम इसको देख सकते हैं किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, ठीक है। इस समय इंटरफेज या प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो क्रोमोजोमल मटेरियल होता है, क्रोमोजोमल मटेरियल, ये जो मटेरियल है ये मटेरियल विजिबल होता है, ठीक है ना, दिखाई देता है हमें, विजिबल होता है, ठीक है। कैसा विजिबल होता है? एज ए थिन फिलामेंट, विजिबल होता है कैसा, थिन फिलामेंट के रूप में, थिन फिलामेंट के रूप में। देखो ये पतला पतला सा धागे के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं क्रोमोनेमा या क्रोमोनीमेटा। इसे कहा जाता है क्रोमोनीमेटा, ठीक है। ये जो थिन फिलामेंट होता है इसे क्या कहते हैं हम, क्रोमोनीमेटा कहते हैं। जो बाद में यही क्रोमोनीमेटा बाद में क्या बनाएगा, क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है। कंडेंस होगा, ये क्रोमोनीमेटा क्या होगा, कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमेटिड बनाएगा, क्रोमेटिड बनाएगा, ठीक है। यही कंडेंस होगा और क्रोमेटिड बनाएगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। चलिए, तो ये हुई क्रोमोनीमेटा की बात। अब आ जाते हैं हम, इसके बाद में जस्ट है हमारे पास में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो देखते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो नंबर 3 पॉइंट डाल लीजिए, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब देखो जो सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है उसको अगर हम देखें यहाँ पर, तो वो इस तरीके का हमें दिखाई देता है। ये यहाँ पर ये जो है आपका ये सेंट्रोमियर है या ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये एक खांच होती है, देखो इस गुणसूत्र के अंदर एक ग्रूव जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रोमियर होती है ये होती है ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसी होती है, ग्रूव दिखाई देता है, खांच जैसी दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो रीजन होता है यहाँ इस सेंट्रोमियर में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है, काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है, काइनेटोकोर प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होती है ये कहाँ होती है, इस खांच के अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये लगी हुई होती है। कुछ भाग इसका अंदर की तरफ में होता है, कुछ भाग इसका बाहर की तरफ में निकला हुआ होता है, इस तरीके से यहाँ पर अटैच होती है, इसे कहा जाता है काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी काइनेटोकोर प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इस काइनेटोकोर प्रोटीन से यहाँ पर इस काइनेटोकोर प्रोटीन से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। इससे अटैच्ड होते हैं क्या, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर इसको जो क्रोमेटिड होते हैं इनको पोल पर ले जाते हैं। इन स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, इनको पोल पर ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, क्रोमेटिड कैरी क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, सब जानते हैं कि अलग अलग ध्रुवों पर इनको ले जाया जाता है, ठीक है। अब जो सेंट्रोमियर होती है यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होती है, इसमें जो अंदर की तरफ में जो सेंट्रोमियर होती है वो बहुत पतली होती है, ठीक है ना। सेंट्रोमियर का जो पोर्शन होता है यहाँ पर इस जगह पर, तो वो बिल्कुल थिनर होता है, थिनर सेगमेंट होता है, ठीक है। किसमें, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में, द सेंट्रोमियर, ठीक है ना। ये जो सेंट्रोमियर है जो कि इसका बिल्कुल पतला सा भाग होता है, जो यहाँ पर सेंट्रोमियर के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें
जो डीएनए होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होता है, ठीक है। और उसे जब हम यहाँ पर रंगते हैं तो वो डीएनए यहाँ पर कैसा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हमें हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो डीएनए होता है वो काफ़ी हाईली जो है रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है, लगभग 1 मिलियन बेस पेयर का डीएनए जो बार बार जो है रिपीटेशन करता रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर में ये जो सेंट्रोमियर होता है यानी कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर ये बिल्कुल पतला सा एक सेगमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम इसको ऊपर की तरफ में करते हैं और फिर लिखते हैं इसके बारे में। जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, एक थिन सेगमेंट होता है। जो सेंट्रोमियर है यहाँ से निकालते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर, ठीक है। इसमें जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है ये एक थ्री थिन सा सेगमेंट होता है, बहुत ही पतला सा सेगमेंट होता है, थिन सेगमेंट होता है, ठीक है ना, बहुत ही पतला सा सेगमेंट होता है, ठीक है। क्रोमोसोम का ये वाला भाग जो है बहुत ही पतला सा भाग होता है, क्योंकि यहाँ गुणसूत्र बहुत बड़ा है, यहाँ गुणसूत्र बहुत बड़ा है, यहीं पर ही जो है बिल्कुल पतला सा एक भाग धागे नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर लटकी हुई नजर आती है, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस रीजन में ये जो सेगमेंट होता है सेंट्रोमियर का, इस रीजन में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है। यहाँ पर इस सेंट्रोमियर में पाया जाता है हाईली रिपीटेटिव डीएनए, हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। इस वाले सेगमेंट में किस तरह का डीएनए पाया जाता है, हाईली रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है। बात समझ में। अब ये जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए होता है, जब हम इसको स्टेन करते हैं, यहाँ पर जब इसको स्टेन किया जाता है, रंगा जाता है, स्टेन किया जाता है, तो जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये हमें हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए बना के देता है, मतलब कि ये हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं, जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली स्टेन होता है, ठीक है। किससे स्टेन करते हैं हम, बेसिक डाई से, बेसिक डाई से जब हम इसको स्टेन करते हैं तो ये हाईली विजिबल होता है, और हाईली विजिबल होने की वजह से ये जो पोर्शन होता है ये हो जाता है हेटेरोक्रोमेटिक। कैसा होता है, हेटेरोक्रोमेटिक पोर्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारा यहाँ पर सेंट्रोमियर का, ये हेटेरोक्रोमेटिक भाग होता है डीएनए का, मतलब क्रोमोसोम का हेटेरोक्रोमेटिक भाग होता है, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर होता है, इसी सेंट्रोमियर पर जो ये हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए होता है, ये हेटेरोक्रोमेटिक भाग होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला डीएनए होता है, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला डीएनए होता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ में बाइंड रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला डीएनए होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला डीएनए होता है यहाँ पर। और ये जो डीएनए होता है ये स्पेशल प्रोटीन के द्वारा बाइंड होता है, ठीक है, और एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। बात समझ में। स्पेशल सीक्वेंस वाला जो डीएनए होता है ये यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन के साथ में बाइंड होता है, ठीक है, बाइंड विद स्पेशल प्रोटीन, ठीक है, एंड फॉर्म डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है देखेंगे कि ये जो सेंट्रोमियर वाला जो पोर्शन होता है इस तरीके से होता है, और यहाँ पर ये पतला सा एक धागा नुमा स्ट्रक्चर निकला होता है सेंट्रोमियर का, और ये यहाँ पर ये आपका क्रोमेटिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होती है, इस तरह से गोलाकार संरचना, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये ऊपर वाला क्रोमोसोम मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं पी आर्म है, ठीक है, और ये क्यू आर्म है, ये पी आर्म है और ये क्यू आर्म है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डिस्क नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यही आपका क्या है जी, सेंट्रोमियर है। क्या है ये, सेंट्रोमियर। समझ में आया। तो ये जो सेंट्रोमियर है, इस स्ट्रक्चर को ही, इस स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ में, अंदर की तरफ में तो जो है काइनेटोकोर प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, लेकिन बाहर की तरफ में इसी स्ट्रक्चर में काइनेटोकोर प्रोटीन जो होती है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इस तरीके से, ठीक है। और इसी काइनेटोकोर प्रोटीन से यहाँ पर जो है जुड़े होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे इसके
कि जो ये स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर वाला स्ट्रक्चर है, इस सेंट्रोमियर की स्ट्रक्चर के आधार पर या इसकी संख्या के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, हमारा पॉइंट है यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर जो है यहाँ पर क्रोमोसोम का प्रकार, कौन कौन से प्रकार का क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है 4 प्रकार का क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। नंबर 1 कौन सा है, सबसे फर्स्ट नंबर डालते हैं हम यहाँ पर मोनोसेंट्रिक। ठीक है, कौन सा, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम किसे कहते हैं। ठीक है, मोनोसेंट्रिक में केवल एक सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। मोनोसेंट्रिक में क्या होता है, सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल सेंट्रोमियर। ठीक है, मोनोसेंट्रिक के अंदर सिंगल सेंट्रोमियर कैसे, जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में अगर एक ही सेंट्रोमियर है तो ये मोनोसेंट्रिक हो गया। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पर सेकंड नंबर 2, वो होता है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर मान लीजिए सेंट्रोमियर की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, कितनी सेंट्रोमियर है, 2 सेंट्रोमियर। 2 सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट है तो ऐसा क्रोमोसोम कहलाता है डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे कि ये एक सेंट्रोमियर हो गया, फिर से यहाँ पर एक घुमाव लगेगा और एक सेंट्रोमियर यहाँ पर बनेगा, तो ये इस तरह का जो क्रोमोसोम है वो कहलाएगा डाइसेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पर ये एक ही सेंट्रोमियर है, एक सेंट्रोमियर, और यहाँ पर ये 2 सेंट्रोमियर है, ये दोनों क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम कहलाते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें, नंबर 3 प्रकार जो है टाइप ऑफ क्रोमोसोम का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, तो वो है पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, पॉलीसेंट्रिक। अब पॉलीसेंट्रिक को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम होता है वो 2 से ज्यादा सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, कितनी, मोर देन 2 सेंट्रोमियर, अगर 2 से ज्यादा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो ऐसे क्रोमोसोम कहलाते हैं पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, तो इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं उनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये क्रोमोसोम है और इसमें ये मल्टीपल सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, 2 से ज्यादा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो ये कहलाते हैं आपके क्या, पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, और एक और होता है 4th नंबर एंड लास्ट नंबर, जो कहलाता है आपका एसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें कोई सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होती, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो एसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर जो सेंट्रोमियर होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर जो सेंट्रोमियर के नंबर के आधार पर क्रोमोसोम होते हैं 4 प्रकार के, एक मोनोसेंट्रिक, एक डाइसेंट्रिक, एक पॉलीसेंट्रिक और तीसरा और चौथा जो है वो एसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो है कितने प्रकार का क्रोमोसोम होते हैं। तो वही हमारे 4 प्रकार का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, पोजीशन, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर। तो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लिखते हैं हमारा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये से पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर जो है कितने प्रकार का होता है क्रोमोसोम। बात समझ में आ गई। तो अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू पोजीशन के आधार पर अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास में 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखो सबसे पहला नंबर जो आता है हमारे पास में वो आता है यहाँ पर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है,
टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं टीलोसेंट्रिक का। देखो, जो सेंट्रोमियर होती है टीलोसेंट्रिक के अंदर, वो बिल्कुल ऊपर ही ऊपर स्थित होती है, बिल्कुल ऊपर ही ऊपर स्थित होती है टेलोमियर पर। ठीक है, टेलोमियर जो हमने देखा था वो यहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, इसकी सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह का जो गुणसूत्र होता है वो कहलाता है टीलोसेंट्रिक। ये टेलोमियर के ऊपर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, टेलोमियर पर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर, वो सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, बिल्कुल एकदम उसके एक्सट्रीम एंड पर या हेड के ऊपर स्थित है। जो है सेंट्रोमियर वो कहाँ पर स्थित होती है, हेड पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह के जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रोमियर होती है, वो सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एक्सट्रीम एंड पर प्रेजेंट होती है। एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड को हम कह सकते हैं कि उसका हेड जो होता है, उस हेड पर ये प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये प्रेजेंट है आपकी सेंट्रोमियर। ठीक है, तो इस वजह से इसमें केवल एक ही भुजा है, दो भुजाएं नहीं है, तो इसमें केवल क्या होता है, ओनली वन लॉन्ग आर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, कंटेन ओनली वन लॉन्ग आर्म। ठीक है, केवल एक ही लॉन्ग आर्म यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इसका जो शेप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, रोड शेप्ड का हो जाता है ना। क्या होता है, रोड शेप का। कैसा होता है ये, रोड जो होती है छड़नुमा स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी, रोड शेप्ड का ये बन जाता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, तो ज्यादातर ये केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है, ओनली प्लांट के अंदर। ठीक है, केवल प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो ये होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, दूसरा होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रो जो होता है, एक्रो बिल्कुल ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा, सेंट्रोमियर निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। फिर होता है सब मेटासेंट्रिक, जो थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा ऊपर होता है, और लास्ट में होता है मेटासेंट्रिक, जिसमें बिल्कुल बीच में जो है आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। तो अब आ जाते हैं हम नंबर 2 पर। तो हम यहाँ पर ये इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर, नंबर 2, जो है आपका क्या, नेक्स्ट नंबर। हमने पहले पढ़ा टेलोसेंट्रिक, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 2 में एक्रोसेंट्रिक की। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक, अभी देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में किस तरह की स्ट्रक्चर होगी। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ये जो स्ट्रक्चर होगी क्रोमोसोम की, वो इस तरीके से होगी। देखिएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पर क्रोमोसोम का ऊपर का सिरा निकला हुआ होगा, और उसके बाद में ये जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है ये यहाँ पर सेंट्रोमियर होगा। तो इस तरह का जो क्रोमोसोम होगा वो कहलाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम अगर हम देखें तो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल सब टर्मिनली प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है सब टर्मिनली। कैसा होता है, सब टर्मिनली, ध्यान रखना है, मतलब उपांत भाग में यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये सेंट्रोमियर। तो ये कहलाता है सब टर्मिनल। ठीक है ना, ये तो कहलाता है टर्मिनल, एक्सट्रीम कंडीशन है टर्मिनल, ये कहलाता है सब टर्मिनल। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं स्पेलिंग। सेंट्रोमियर जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर सब टर्मिनली। ठीक है, समझ में, सब टर्मिनली प्रेजेंट होता है। अब देखो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी एक आर्म जो होती है वो तो बिल्कुल स्मॉल हो जाती है और एक हो जाती है लंबी। ठीक है, तो इसकी वन आर्म जो होती है, एक आर्म तो होती है इसकी स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, बिल्कुल छोटी सी होती है, और जो दूसरी आर्म होती है, सेकंड आर्म या वन आर्म, अनादर आर्म, अनादर आर्म जो होती है इसकी वो होती है लॉन्गेस्ट, यानी कि लार्ज होती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट और ये लार्जर होती है। ये तो बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है, ये स्मॉल होगी बिल्कुल, और ये कैसी हो जाएगी, लार्ज। ठीक है, लार्जर होगी। और ये भी कैसे दिखाई देंगे, रोड शेप दिखाई देंगे। ठीक है, इनका शेप भी कैसा होगा, रोड शेप ही होगा ये भी। ठीक, तो ये हो गया हमारे 2। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर 3, जो है सब मेटासेंट्रिक। नंबर 3,
नंबर 3 पे आ जाते हैं और बात करते हैं हम सब मेटासेंट्रिक की। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये आर्म बड़ी होती है और यहाँ पर ये सेंट्रोमियर होता है और इसके बाद में ये वाली जो आर्म होती है ये थोड़ी सी छोटी होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सब मेटासेंट्रिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक आर्म थोड़ी छोटी होती है, स्मॉल होती है, और एक आर्म जो होती है वो लॉन्ग होती है, बड़ी होती है, और ये क्या कहलाता है आपका सेंट्रोमियर। ये कहलाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है जी, समझ में आए बात? ठीक, तो इसके अंदर जो है सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो क्रोमोसोम होता है इसमें एक आर जो मतलब ये सेंट्रोमियर होता है। पहले सेंट्रोमियर की बात करते हैं। सेंट्रोमियर जो होता है इसके अंदर वो सब टेरियन स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है। देखो कैसे प्रेजेंट होता है, देखते हैं यहाँ पर। सेंट्रोमियर जो है यहाँ पर, ये सेंट्रोमियर यहाँ पर कहाँ पर पोजीशन होता है? सब टर्मिनली से थोड़ा सा नीचे की तरफ में, जिसको हम बोलते हैं सब मीडियन। मतलब बीच में नहीं होता, उसे ऊपर होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सब मीडियन पोजीशन। ठीक है, क्या बोला जाता है? सब मीडियन पोजीशन। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल बीच में भी नहीं होगा, थोड़ा बीच से ऊपर होगा। तो एक तो होता है टर्मिनल पे, एक होता है सब टर्मिनल पे, ध्यान रखना ये नाम याद रखने जरूरी है। और दूसरा होता है सब मीडियन पोजीशन पे, यानी कि थोड़ा सा बीच में, बीच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या हो जाता है, दो इसमें अनइक्वल आर्म बनती है। कैसी बनती है? अनइक्वल आर्म बनती है। एक आर्म जो होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, अनइक्वल आर्म होती है। एक आर्म जो होती है इसकी स्मॉल होती है और एक होती है यहाँ पर लॉन्ग आर्म। तो दो तरह की आर्म होती है इसके अंदर, एक स्मॉल, ठीक है, और दूसरी लॉन्ग। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, और की तो स्ट्रक्चर कैसी थी? रोड लाइक स्ट्रक्चर थी। तो इनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? जे लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जे जैसी संरचनाएं हो जाती है। तो इनकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर जो होती है इनकी, वो हो जाती है जे लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से जे या एल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी। ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। मुड़ा हुआ कैसा दिखाई देता है, एक बार इसको मुड़ा हुआ ही बना देते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि किस तरह से ये मुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हल्का सा मुड़ जाता है यहाँ पर इस तरह से। तो ये जे लाइक स्ट्रक्चर या एल लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है सब मेटासेंट्रिक। अब आ जाता है हमारा लास्ट एंड फाइनल नंबर 4, मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक नंबर 4, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम। तो ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है इसमें दोनों आर्म जो होती है वो बराबर साइज की होती है। ये जिस साइज की ये होगी उसी साइज की ये आर्म भी होगी यहाँ पर। तो ये दोनों आर्म जो है बराबर साइज की होती है, इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल मिड में, ठीक है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर मिडिल पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, मिडिल पॉइंट पर बिल्कुल एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर। तो इसमें जो दोनों आर्म होती है वो इक्वल आर्म होती है। कैसी आर्म होती है? इक्वल आर्म होती है। जबकि ऊपर वाले में कैसी थी? अनइक्वल आर्म थी, है ना। ऊपर वाले में हमने देखा यहाँ पर ये अनइक्वल आर्म थी, यहाँ पर ये इक्वल आर्म होती है, बराबर आर्म, मतलब इनकी जो साइज होती है वो बराबर होती है दोनों की। ठीक है, बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इनका जो शेप होता है वो होता है वी शेप। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है? वी शेप होता है। तो ये जब बनते हैं तो ये क्रोमोसोम इस तरीके से बनते हैं, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका बिल्कुल, ताकि ये बराबर शेप में दिखाई दे हमें इस तरह से। ठीक है, ये इनका सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो वी शेप में होते हैं ये हमेशा, और इस तरह की स्ट्रक्चर में ये दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे वाले जो पॉइंट है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, आधे घंटे की जगह पौन घंटे का वीडियो हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका आधा पोर्शन बचा है डिटेल स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम का, उसकी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।